गुड इवनिंग सर। नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कल वो चैप्टर हो गया था ना। हाँ सर। तबीयत ठीक है ना आज? आपकी आवाज में सर बोला तो था मैंने गुड इवनिंग सर, पहले ही बोला था ज्वाइन करते हुए। थोड़ा सा आवाज दबी दबी सी लगती है। सर वो दबी दबी क्या लगती है सर, वो थोड़ा हेल्थ का इशू चल रहा है इस वजह से। थोड़ा सा हेल्थ में भी ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ सर। हम्म। चलो, नया चैप्टर है। विनीत जितना भी छूट गया है वहां पर मैंने अपलोड करवा दूंगा क्लासेस, ठीक है ना विनीत, पोर्टल पे। ठीक है सर। हाँ तो कर लेना। और मॉर्निंग में, अच्छा वो तो मॉर्निंग वाली भी क्लासेस में अपलोड करवा दूंगा, ओके। ओके। हाँ, क्योंकि आप टाइम नहीं निकाल पाते मॉर्निंग में, है ना। यस। चलो, इस चैप्टर को, जो राजकोषीय व्यवस्था, जो फिस्कल सिस्टम है, जब ये अगर चैप्टर समझ आ गया तो बाकी के चैप्टर ऑटोमेटिक, मतलब सॉरी, बजट और इकोनॉमिक सर्वे ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। इसके बिना अगर आपने बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा तो पढ़ा नहीं, बल्कि वो याद किया, और याद की हुई चीजें 5 दिन रहती हैं, छठवें दिन चली जाती हैं, ठीक है। चलो, फिस्कल सिस्टम, राजकोषीय व्यवस्था। फिस्कल, फिस्कल, फिस्कल सिस्टम, राजकोषीय व्यवस्था। सब लोग हेडिंग डाल दो बच्चा लोग। देख ले। पिंक, प्रतिभा, स्नेहल, राज, विशाल, राज। चलो, आज नया चैप्टर है, दर्शन दे दिए हो। सर रात को आज मैंने मैसेज भी डाला हुआ था। हम्म। और ममता तो जय हिंद की पोजीशन में है, लगता है डीएसपी साहब को सलूट मारने वाली हैं। सर ड्यूटी लगा रखी है, क्या करूँ, 2-3 दिन से शाम की ड्यूटी। सर अच्छी सर, अब जॉब पे हैं तो जैसे भी टाइम निकाल लेती वही बहुत है। चलो ठीक है। तो लफड़ा सा कर रखा है, यहाँ टाइम नहीं मिल पा रहा। अब फ्री होके आई हूँ। चलो तब तो ठीक है। फिर भी अभी महिलाएं बैठी है 4-5, लड़ लड़ के पता नहीं क्या रात हाल में बन। ड्यूटी लगा रखा है? रात में क्यों ड्यूटी लगा लिया? 6 से 10 बजे तक निगरानी ड्यूटी लगा रखी है। और पुलिस स्टेशन में महिलाएं बैठी हैं? थाने में। थाने में रात में महिलाओं को कौन बिठा के रखा है? अरे वो कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, सास ससुर ने मारपीट कर दी तो अरे उनको भाई, लेकर। महिलाओं को थाने में रात में बुलाया ही नहीं जा सकता है। वो जस्ट अभी लेके आया है, अभी पता नहीं कोई और आने वाली है पार्टी तो उनको फ्री करेंगे। अरे कौन लेके, आप उनको लेके कौन आया है? लेके तो वही ऐसे वो एएसआई आप साहब लेके आप आए नहीं हैं। लेके आए हो ना, आपका कोई सीनियर ऑफिसर था ना। हाँ वही लेके आए। हाँ तब ठीक है, और आप नहीं थे ना साथ में? नहीं। तब ठीक है। रात में महिलाओं को पुलिस स्टेशन में नहीं बिठाया जा सकता, ये कानूनन अपराध है, ध्यान रखना, मतलब अवैध है ये। तो महिला की निगरानी में ही रखते हैं, अगर किसी को रखते हैं तब भी मेरे पास ही रखते नहीं, बुलाया ही नहीं जा सकता है, वो चाहे महिला हो या चाहे पुरुष हो, महिलाओं को रात में नहीं पुलिस स्टेशन पे जो है लाया जा सकता है। हैं। ऐसे नहीं बुलाया गया है, उनके सास हाँ। ससुर ट्रीट करिए उनके साथ तो लेके आए हैं उनको छुड़ा के। अच्छा, जो भी है थोड़ा सा आप अपना बच के रहना, आजकल जो है सोशल मीडिया का जमाना है और ये चीजें, है ना। जी सर, पर मैं तो सर, खुद, ये मुझे पर खुद सर, को नहीं। कुछ कह रहे हैं कोई? सर मैं कह रहा था इस देश में कानून सिर्फ है ना लिखित है। संविधान पढ़ो, सुबह वाली क्लास, 4 क्लासेस हो गई हैं, तो अब लिखित के साथ साथ सारी चीजें समझ आएगी, और संविधान का जो है सम्मान करना भी सीखो, ठीक है। लिखित बस नहीं है, संविधान है भी, और संविधान है तभी हमें जो है ना, हम बोल पा रहे हैं या फिर आप सुन पा रहे हैं, ठीक है। हाँ सर, मैं ऐसा बोल रहा था कि एक ब्रेक चाहिए मुझे। ब्रेक चाहिए? हाँ, और मैं फेवर चाहिए सबसे कि सब ले लें एक ब्रेक। बहुत स्पीड में जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है अपने। हम मतलब जैसे। अरे अपना जो ये ग्रुप है ना, जितने अपने सब साथ में हाँ पढ़ रहे हैं ना, हाँ तो हाँ। अपना
अपनी जो गाड़ी है ना बहुत स्पीड जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ब्रेक चाहिए, तो मेरे साथ सब ले लो ब्रेक, और एक बार सब रिवीजन कर लेते फिर चढ़ते आगे। राज पता है मेरा क्या है, मुझे तो देना है इस बार एग्जाम देना है, अटेम्प्ट बस देना है। तो मेरे हिसाब से तो हम मतलब इतना हार्ड वर्क कर सकते हैं कि चाहे जितना भी स्पीड हो उसको कवर कर लेते हैं। तो इसके लिए तो टाइम है नहीं, इसके बाद अटेम्प्ट दे नहीं सकते हैं, ये मेरा तो सबसे राज बड़ा ये प्रॉब्लम। बताओ, आप ऑनलाइन में ऑफलाइन में कैसे ब्रेक लेते हैं? मास्टर साहब को बोलते हैं कि बस अब जो है अगली क्लास मेरी बाद में रखना, या फिर घर आ जाना पढ़ाने, अभी नहीं नहीं, मिले? हाँ। मैं तो क्या है ना, मांगने में कभी शर्माता नहीं हूँ, मैं कुछ ना कुछ मांग लेता हूँ, मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। नहीं वो मैंने ठीक है क्या, कि देवी वरदान देगी तो मतलब देवी वरदान नहीं देगी तो घर तो आने देगी, ये ठीक है, ये मैं समझ सकता हूँ, और ऐसा मैं भी ऐसा ही हूँ। लेकिन ब्रेक चाहिए, ये चीज समझ नहीं आई। सर अभी 2-3 दिन पढ़ा नहीं ना, डिस्टर्ब हम्म। जैसा, तो तो मैं छूट बोला गया एक है बार। तो आप हमें बताओ ना, वो क्यों टेंशन ले रहे हो? देवी सिंह चंदेल अभी जिंदा है, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो फिर टेंशन क्यों है? एक बार बोलो आपको अकेले पढ़ा दूंगा 4 घंटे की क्लास लेके। मेरे लिए आप उतने ही बराबर हैं, अगर क्लास में 100 बच्चे भी हैं और एक बच्चा भी है तो भी मैं उतनी क्लास लेता हूँ और उसी उत्साह से लेता हूँ, और 100 बच्चों में उतनी उत्साह से लेता हूँ। तो आप टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है, बाकी मुझ पे छोड़ दो, बस मेहनत करते रहो, ठीक है। जी, और अभी तो हाँ, यूपीएससी की लड़ाई आपने स्टार्ट किया है, बहुत दूर तक जाना है, ठीक है। इसे ठीक ठीक। चलो, राजकोषीय व्यवस्था समझना बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल और बहुत मजेदार चैप्टर है। राजकोषीय व्यवस्था सरकार की कुल प्राप्ति और कुल व्यय से संबंधित होती है। राजकोषीय व्यवस्था सरकार की कुल प्राप्ति, कुल रिसीट, रिसीट, तो सरकार की कुल प्राप्ति, सरकार की कुल प्राप्ति और कुल व्यय से संबंधित, कुल प्राप्ति और कुल व्यय से संबंधित होती है। सरकार के आय को बढ़ाने के लिए और व्यय को प्रबंधित करने के लिए, कम करने के लिए नहीं, प्रबंधित करने के लिए जो नीतियां जारी की जाती हैं, उन नीतियों को राजकोषीय नीति कहते हैं, उन नीतियों को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। यानी हम ऐसा प्रयास करेंगे कि सरकार का इनकम बढ़ जाए, आय बढ़ जाए, और व्यय क्या हो जाए? प्रबंधित हो जाए, कम ना हो जाए, प्रबंधित, मैनेज हो जाए। तो हम व्यय को प्रबंधित करने के लिए और इनकम को बढ़ाने के लिए सरकार कुछ नीतियां बनाती है, और उन्हीं नीतियों को राजकोषीय नीतियां कहते हैं। मतलब कि सरकार की जितनी प्राप्ति है, जितना सरकार को पैसा मिल रहा है और जितना पैसा खर्च हो रहा है, ये किससे संबंधित है? ये राजकोषीय व्यवस्था से संबंधित है। सरकार के आय को बढ़ाने के लिए और व्यय को मैनेज करने के लिए, प्रबंधित करने के लिए कोई ना कोई नीतियां होती हों, उन नीतियों को ही हम राजकोषीय नीति कहते हैं। राजकोषीय नीतियां वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी होती हैं, और यहां ध्यान रखना, राजकोषीय नीतियां वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी होती हैं, ये दिमाग में डाल लो, दिल में मत डालना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से ये जिम्मेदारी होती है राजकोषीय नीतियां, मॉनेटरी पॉलिसी यानी जो है मौद्रिक नीतियां। तो मौद्रिक नीतियां किसकी जिम्मेदारी है? आरबीआई। एक मिनट, मैं सभी से पूछूंगा। चलो पिंक बताओ किसकी जिम्मेदारी है? सर मौद्रिक नीतियां आरबीआई की, और राजकोष एक और दूसरी आप पूछो वो सरकार की। स्नेहल सही कह रही है, ये मौद्रिक नीतियां आरबीआई की जिम्मेदारी है। यस सर। अमोल, आप, अमोल नहीं पढ़े आप, मौद्रिक वाला चैप्टर नहीं पढ़े, कोई बात नहीं। प्रतिभा उपाध्याय? यस सर। विनीत शर्मा, विनीत सेन? आरबीआई की है सर। विशाल, प्रभा, ये सब सही कर रहे हैं, आरबीआई की है। हाँ सर। अच्छा चलो, वेरी गुड। मौद्रिक सर मुद्रा से रिलेटेड है, सीआरआर, एसएलआर, इन सब के, ओएमओ, इन सब के थ्रू करती है सर। चलो, अब अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करोगे, ठीक है, वरना गलत करने के चांसेस पूरे पूरे थे। तो मौद्रिक नीतियां किसकी जिम्मेदारी? आरबीआई की, पर राजकोषीय नीतियां सरकार की। और अगर ये कह दे कि सरकार के अंतर्गत, तो वित्त मंत्रालय की। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। भारत या किसी भी अन्य देश में आय और व्यय का संपूर्ण लेखांकन, संपूर्ण लेखा जोखा,
जो है सरकार संसद में बजट के तौर पर प्रस्तुत करती है। अरे पूरा जो लेखा जोखा है ना, आय के बारे में, व्यय के बारे में, आय कितना हुआ, व्यय कितना हुआ, तो पूरा लेखा जोखा वही तो है बजट, जो है बजट के रूप में सरकार प्रस्तुत करती है। अब बजट में वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का संपूर्ण लेखा जोखा होता है। जो वर्तमान का जो वित्तीय वर्ष होता है उसका कंप्लीट लेखा जोखा होता है। आगामी वित्त वर्ष के आय और व्यय का अनुमानित लेखा जोखा होता है, लेखांकन प्रस्तुत किया जाता है। और भारत में बजट को औपचारिक तौर से वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। भारत में बजट जो है संसद में राष्ट्रपति के नाम पे प्रस्तुत किया जाता है, और संसद में बजट पारित होना केंद्र सरकार को संचित निधि से धन निकासी को अधिकार देता है। बजट पारित हो गया तो फिर जो संचित निधि है उससे सरकार पैसा निकाल सकती है खर्चे के लिए। बजट 2017-18 में सरकार के द्वारा बजट 2017-18 में 3 प्रमुख मेजर चेंजेस किए गए, 3 प्रमुख परिवर्तन किए गए। क्या क्या परिवर्तन किया गया कि पहले जो बजट है वो फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस, मतलब जो फरवरी के, जैसे कि अब क्या है जनवरी समाप्त होने वाला है, फरवरी आता है, और फरवरी के अंतिम कार्य दिवस या फिर मार्च के पहले जो है वीक में जो है क्या हुआ था, बजट प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 2017-18 से ये फरवरी के पहले कार्य दिवस, तभी मैं बोलता हूं ना कि ये चैप्टर पढ़ लेंगे 7-8 दिन में बजट आने वाला है, ठीक है। तो अब क्या है, ये फरवरी के पहले कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जाने लगा है। ये परिवर्तन मुख्यतः इसलिए किया गया क्योंकि फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर बजट की प्रस्तुति के बाद भी इस पर विचार विमर्श करके और पारित करने में लगभग 2 से 3 माह का टाइम लग जाता था। और बजट के पारित हुए बिना सरकार अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक कुछ हफ्तों के लिए जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर से जो है संचित निधि से पैसा नहीं निकाल पाती थी। क्योंकि देखो फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से। और अगर मान लो कि अप्रैल में जो है, सॉरी मार्च में क्या आएगा कि अगर बजट आएगा तो बजट आया लेकिन उसमें डिस्कशन सारा चीज होगा, जब पारित होने में करीब कितना 2-2.5 माह का टाइम लग जाता था। तो उस 2-2.5 माह में अब सरकार, अब बजट तो पारित हुआ नहीं तो कहां से सरकार खर्चे के लिए पैसा लेके आएगी। तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन करती थी सरकार कि संचित निधि से पैसा निकालने के लिए जब बजट पारित होगा तभी सरकार पैसा निकाल सकती है, तभी अधिकृत हो सकती है। तो सरकार को बजट के साथ लेखानुदान भी, जो बोट ऑन अकाउंट भी क्या है, पारित करना होता था कि कुछ खर्चे, अब जैसे कि मान लो पहले क्या होता था कि मार्च में आता था, ठीक है, या फिर फरवरी के लास्ट में, तो मार्च में आया और 2.5 माह पारित होते होते लग गए, तो भाई मई चला गया, और जो कि फाइनेंस ईयर जो है 1 अप्रैल से चालू होना है, तो 1 महीने का खर्चा कहां से आएगा। सरकार का 1 दिन का खर्चा करोड़ों में है ना, तो 1 महीने का खर्चा कहां से आएगा। तो उसके लिए सरकार बजट के साथ बोट ऑन अकाउंट लेखानुदान प्रस्तुत करती थी, और लेखानुदान जो है ये एक ठकाऊ प्रोसेस था। अब यदि बजट को फरवरी के पहले यानी प्रथम दिवस को प्रस्तुत किया जाए तो सरकार इसे अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही पहले ही इसको पारित करवा लेगी, यानी 1 अप्रैल से पहले ही इसको पारित करा लेती है। तो उसको अब बोट ऑन अकाउंट जो ठकाऊ प्रोसेस था, साथ में जो लेखानुदान लाना होता था कुछ 1 माह के खर्चे के लिए, वो अब नहीं लाना पड़ेगा। तो ये वाला जो है, इसलिए बजट जो है, अब कोई अगर पूछे कि 1 माह पहले क्यों पारित किया जाने लगा, तो उसके पीछे का कारण ये है। तो इस वजह से जो बजट है क्या है, जो बजट का जो मतलब प्रावधान है, जो फरवरी के लास्ट कार्य दिवस में पारित होता था, अब वो कब पारित होने लगा, अब वो जो है फरवरी के 1 कार्य दिवस में पारित होने लगा। ठीक है, तो यहां तक बताओ कि कोई डाउट है, या कोई भी किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो पूछ लो। सर एक बार फिर से बता दो सर, हम लेट हो गए थे आज। अच्छा कोई बात नहीं। देखो ये चैप्टर जो है ना, ये जो चैप्टर हमारा जो है राजकोषीय व्यवस्था फिस्कल सिस्टम, नया चैप्टर है। नया फिस्कल सिस्टम के अंतर्गत क्या मैंने आपको बताया कि सरकार की इसमें से जो कुल प्राप्ति है और कुल व्यय, उसका लेखांकन होता है। यह जो राजकोषीय व्यवस्था कुल प्राप्ति और कुल व्यय से संबंधित है, इसके अंतर्गत यानी सरकार अपने आय को बढ़ाने के लिए प्रयास करती है और व्यय को प्रबंधित करने के लिए, मैनेज करने के लिए प्रयास करती है,
और ये प्रयास नीतियों के तौर पे भी होते हैं कि भाई सरकार क्या करती है, कुछ नीतियां जारी करती है जिसके माध्यम से अपनी इनकम को बढ़ा सके और अपने खर्च को मैनेज कर सके, अच्छा मैनेजमेंट कर सके। तो इन्हीं नीतियों को राजकोषीय नीति कहते हैं और ये जो है वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, जो राजकोषीय नीतियां जारी करना वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। अब होता क्या है कि भारत में या किसी भी देश में, चाहे अपना देश हो या कोई भी देश हो, तो जो व्यय का, जो आय का और व्यय का जो पूरा लेखांकन है, पूरा जो लेखा जोखा है, वो सरकार संसद में बजट के तौर पर प्रस्तुत करती है। अब जो बजट में वर्तमान, जैसे मतलब जो वर्तमान करंट का जो है वित्तीय वर्ष का आय और व्यय का संपूर्ण लेखा जोखा होगा। आगामी जो आने वाला साल है, तो आगामी वित्तीय वर्ष का आय और व्यय का एक अनुमान लगाया जाएगा। तो एक अनुमानित क्या होगा, लेखांकन प्रस्तुत किया जाएगा। और भारत में जो बजट है वो औपचारिक तौर से जो उसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसको जो है एनुअल फाइनेंसिंग स्टेटमेंट कहते हैं। भारत में जो बजट है वो संसद में राष्ट्रपति के नाम पे आता है और संसद में बजट पारित होने के बाद तभी जो है केंद्र सरकार उससे पैसा निकाल सकती है। जब तक बजट पारित नहीं होता तब तक केंद्र सरकार जो है पैसे नहीं, जो है संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से पैसे नहीं निकाल सकती है। अगर उसको सरकार को अपने खर्चे पूरे करने के लिए पैसा चाहिए तो सबसे पहले बजट का पारित होना जरूरी है। इससे पहले 2017-18 में कुछ बजट में बदलाव किए गए। सबसे प्रमुख बदलाव ये था बेटा कि बजट जो है पहले जो है फरवरी के लास्ट कार्य दिवस या फिर जो है मार्च के पहले कार्य दिवस में ये प्रस्तुत किया जाता था। अब इसको पूरा जो इसमें डिस्कशन होता था तो इसको पारित करवाने में करीब 2 से 2.5 माह टाइम लग जाता था। वित्तीय वर्ष हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो मान लो कि ऐसे समझो कि 1 मार्च को बजट आया और पारित होने में 2 माह लग गया, तो 2 माह लग गया तो मतलब मई हो जाएगा, 1 मई हो जाएगा। अब वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से। तो भाई हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें अप्रैल से खर्चे के लिए पैसा कहां से आएगा, जब तक अगर बजट नहीं पारित हो पाता, क्योंकि 2 माह तो डिस्कशन में लग जा रहा है, पारित करवाने में टाइम लग जा रहा है, तो 1 माह का खर्चा सरकार कहां से लाएगी। तो जब सरकार बजट पारित करती थी तो एक जो है लेखानुदान बोर्ड ऑन अकाउंट पॉलिटी में पढ़ाऊंगा, तो लेखानुदान जो है साथ में पारित किया जाता था कि कुछ समय के लिए जब तक बजट नहीं पारित होता तो कुछ पैसा निकाल लिया जाता था और उसमें अपना सरकार खर्चा चलाती थी। ये बड़ा थकाऊ प्रोसेस था कि एक बार आप बजट पूरा बनाओ फिर लेखानुदान के लिए, तो बड़ा ये लेंदी प्रोसेस था। तो सरकार ने कहा कि भाई एक काम करो कि जो बजट जो है 1 मार्च को पारित होता है, अब वो 1 फरवरी को होगा और सरकार प्रयास करेगी कि इसको हर हाल में 1 अप्रैल तक क्या करवा ले, पारित करवा ले, ताकि उसको लेखानुदान बोर्ड ऑन अकाउंट ना लाना पड़े। ठीक है, तो इस वजह से जो बजट है वो 1 माह 2017-18 से पहले पारित किया जाने लगा। अब कोई भी पूछे तो बता दोगे कि क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, सब लोगों को आ गया? हाँ सर। कौन से साल से लागू किया सर इसे? क्या चीज? 2017 बजट 2017-18 से लागू हुआ, 17-18 फाइनेंशियल ईयर 2017-18। ठीक है, अब देखो दूसरा, एक तो ये कारण था, मतलब सॉरी, एक ये बदलाव हुआ, एक और बदलाव देखो, नियोजित और गैर नियोजित व्यय की गणना को समाप्त कर दिया गया और इसकी संतुति जो 14वां वित्त आयोग था, इसी में पढ़ाऊंगा, जो 14वां 14th फाइनेंस कमीशन था उसने इसकी संतुति करी थी, रिकमेंड किया था। अब नियोजित व्यय क्या होते हैं पहले ये जान लो, गैर नियोजित व्यय क्या होते हैं और इन्हें समाप्त क्यों किया गया, ये जरूरी है जानना। तो नियोजित व्यय वैसे व्यय हुआ करते थे जो पहले पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत तय होते थे। भाई पहले 5 ईयर प्लान चलता था और 5 ईयर प्लान के अंतर्गत क्या है कि उसके लिए पहले से चीजें हो गई कि ऐसा ऐसा करेंगे, तो प्लान्ड जो है एक्सपेंडिचर, नियोजित व्यय, पहले से पैसा बता दिया जाता था। तो पहले क्या होता था कि बजट में कि कुछ नियोजित व्यय और गैर नियोजित व्यय, इसकी गणना करी जाती थी। तो इसकी गणना समाप्त कर दी गई है। क्यों? क्योंकि भाई जो 5 ईयर प्लान है वही समाप्त कर दिया गया है।
तो नियोजित व्यय वैसे व्यय हुआ करते थे जो मतलब पहले से जो है क्या होते थे, नियोजित व्यय वैसे एक्सपेंडिचर होते थे जो पहले से पता होते थे या जो है नियोजित योजनाओं में लगे होते थे। अब 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और 31 मार्च 2017 को 12वीं पंचवर्षीय योजना के सुझाव की अवधि भी समाप्त हो गई है। तो इसलिए जो नियोजित और गैर नियोजित व्यय की जो गणना है उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया है। तो इसलिए जो नियोजित और गैर नियोजित व्यय समाप्त कर दिए गए हैं, जो है 2017-18 में बजट में एक मेजर चेंज ये भी किया गया है। समझ में आया? हाँ सर। कि पहले देखो 5 ईयर प्लान आता था, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, योजना आयोग, तो भाई 5 साल के लिए एक पूरा खाका होता था कि 5 साल में हमारा टारगेट ये होगा, हम फला जगह इतना पैसा खर्च करेंगे योजनाबद्ध तरीके से, और फला जगह हम इतना पैसा खर्च करेंगे। लेकिन आप सोचो कि जो जिसके लिए योजनागत जो है जो नियोजित व्यय किए जाते थे, अब वो रहा ही नहीं, योजना आयोग समाप्त कर दिया गया। तो इसलिए कि जब उसका ये अर्थहीन हो गया कि भाई ऐसे समझो ना कि जिसके लिए जिस प्लानिंग के लिए पैसा प्रॉपर लगाया जाता था वही समाप्त कर दिया गया, ठीक है, उसकी जगह जो पहले प्लानिंग कमीशन होता था वो समाप्त हो गया। तो इसलिए जो है ये प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो है, यानी जो नियोजित व्यय और गैर नियोजित व्यय की गणना समाप्त कर दी गई। तो एक परिवर्तन 2017-18 में बजट में ये भी हुआ। एक और मेजर चेंजेस, एक मेजर परिवर्तन हुआ कि आम बजट और रेल बजट दोनों का विलय कर दिया गया, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। वो कहानी मैं आपको बीच में पढ़ाऊंगा, यानी परसों की क्लास में, क्योंकि वहां पर एक प्रॉपर टॉपिक आता है कि भाई क्या वजह थी कि हमने आम बजट और रेल बजट का विलय कर दिया। लेकिन थोड़ा सा इसको समराइज कर दूं ताकि जो है एक आपके अंदर एक ऐसा मतलब जिज्ञासा होगी तो थोड़ा सा कम होगी। देखो आजादी के दौरान दरअसल हुआ क्या कि रेल बजट हमारे आम बजट से ज्यादा होता था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे रेल जो है रेल बजट मतलब क्या होने लगा कि भाई रेलवे लॉस में जाने लगी, और अंग्रेज इस वजह से इसको अलग अलग पारित करते थे कि रेल बजट ज्यादा होता था तो ये ज्यादा दिखे, तो आम बजट में इसको शामिल नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हमारा बजट, अब रेल बजट जो है हमारे टोटल बजट का 5% भी 10% भी नहीं रहा, तो अलग अलग पारित करने का इसका कोई वैसा अर्थ भी नहीं रहा, उद्देश्य भी नहीं, मतलब पहले तो उसका उद्देश्य था उसके पीछे कि भाई रेल बजट इतना बड़ा है तो कम से कम दिखना चाहिए, इस वजह से आम बजट से अलग था अंग्रेजों के टाइम पे। लेकिन जब धीरे धीरे बाकी के सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ रेलवे के अलावा, तो रेल बजट छोटा पड़ने लगा और बाकी के जो सेक्टर हैं वो क्या होने लगे कि ऊपर जाने लगे, और जब बाकी के जो सेक्टर हैं जो ऊपर जाने लगे तो इसके चलते कि भाई जो है आम बजट और रेल बजट का विलय कर दिया। तो मेजर चेंजेस 2017-18 के बजट में ये हुए, मेजर चेंजेस। अब आते हैं हम अपने इस टॉपिक में। मैंने बजट की एक थोड़ा सा कि बजट होता क्या है, क्या क्या होता है, बजट आएगा, इस टॉपिक जैसे ही समाप्त होगा तो बजट आ जाएगा, तो बहुत मजा भी आएगा, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन ये तभी मजा आएगा जब इस चैप्टर को प्रॉपर पढ़ चुके होंगे। बजट को बिना इस चैप्टर के समझा नहीं जा सकता। अगर ये चैप्टर समझ आ गया तो बजट तो आप किसी को भी समझा दोगे, तो इस वजह से इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। अब चलो चलते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि राजकोषीय नीतियां क्या है, कि यह सरकार की आय और व्यय से संबंधित है, यानी सरकार की प्राप्तियां और सरकार की व्यय। प्राप्तियां यानी रिसीट और व्यय यानी एक्सपेंडिचर। तो प्राप्तियां और व्यय, प्राप्तियां एवं व्यय। सरकार की प्राप्तियों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो सरकार की रिसीट है, इसको रिसिप्ट नहीं लिखते, रिसिप्ट है लेकिन पढ़ते रिसीट है, RECIPT लिखते हैं, पीटी पर रिसीट पढ़ते हैं, रिसीट, प्राप्तियां। तो सरकार की प्राप्तियां दो प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती हैं। प्राप्तियां क्या है? दो प्रकारों में। तो कौन कौन सी दो प्रकारों में? कि एक है राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति,
और दूसरा है पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। इसी प्रकार सरकार के खर्चों को भी दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। सरकार के खर्चों को भी दो प्रकारों में, एक है राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, एक है पूंजीगत व्यय। क्या है? पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय तो भाई सरकार को जितना पैसा प्राप्त होगा, प्राप्तियां, रिसीट, तो दो भागों में आएंगी, दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो राजस्व प्राप्ति कहलाएगी, एक पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगी। इसी तरह सरकार के जो खर्चे हैं, जहां भी सरकार खर्चे करेगी, वो दो दो अकाउंट से होंगे, या तो वो राजस्व व्यय कहलाएगा या तो पूंजीगत व्यय कहलाएगा। ठीक है, तो सरकार की प्राप्तियां और व्यय। अब डिटेल से देखो कि भाई राजस्व प्राप्ति क्या होती है, फिर पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है। ध्यान से सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर मैं अगेन बोल रहा हूं कि पूरा बजट इसी पर निर्भर करता है। नहीं समझ आए 50 बार पूछना, 50 बार समझाऊंगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलो हम सरकार की प्राप्तियां देख रहे हैं। पहले सरकार की रिसीट, प्राप्तियां। इस थोड़ा सा क्या था है? हाँ, मैं भी क्लास ले रहा हूँ, आधे घंटे में जो है ना मैं आपको कनेक्ट करता हूँ। मतलब ये समझ के रखो कि 40 मिनट लग जाएगा, अभी मैं क्लास में हूँ। ओके, सो चलो ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने आपसे कहा कि सरकार की जो है प्राप्ति, मैंने क्या कहा, एक मिनट रुकेगा। जो है सरकार की प्राप्ति, प्राप्ति, तो हम सरकार की प्राप्ति को दो भागों में बांट सकते हैं। एक राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति, और दूसरा जो है पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। अब जो राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, तो सबसे पहले देखो कि राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति, प्राप्ति। अब ध्यान से सुनिएगा कि राजस्व प्राप्तियां क्या है। राजस्व प्राप्ति सरकार की हर वो प्राप्ति जो सरकार के ऊपर ना तो किसी प्रकार की देयता को जन्म दे, लायबिलिटी को जन्म दे, और ना ही सरकार की संपत्ति में किसी भी प्रकार की कमी को उत्पन्न करे, वैसी प्राप्तियों को राजस्व प्राप्ति कहते हैं। दोबारा सुनिएगा, मैंने कहा कि सरकार की हर वो प्राप्ति, सरकार को मिलने वाला हर वो पैसा जो सरकार के ऊपर ना तो किसी प्रकार की लायबिलिटी यानी देयता को जन्म दे और ना ही यह संपत्ति की कमी को जन्म दे। मतलब कि सरकार को जो पैसा मिलेगा तो सरकार को वो पैसा मतलब जो है लौटाना नहीं पड़ेगा। देयता क्या होता है कि आपने मुझे पैसा 100 रुपया दिया, ऐसे समझो कि यहां पर आंसू हैं, आंसू को प्रभा ने 100 रुपया दिया, तो 100 रुपया क्या हो गई कि आंसू की लायबिलिटी हो गई, देयता हो गई, कर्ज हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, देयता हो गई। अब यहां मान लो कि सरकार को 100 रुपया मिला, तो यहां पर मान लो प्राप्ति के तौर पे, राजस्व प्राप्ति के तौर पे कि सरकार को 100 रुपया मिला, तो सरकार उस 100 रुपए को वापस नहीं करेगी, और जो भी पैसा मिलेगा, जो भी पैसा मिलेगा वो किसी भी प्रकार से सरकार की परिसंपत्ति को बेच करके नहीं जो है दिया जाएगा, अर्थात उसकी परिसंपत्ति को कम नहीं होना चाहिए। उदाहरण देखो, समझोगे इसे, अभी थोड़ा सा डाउट होगा पर उदाहरण देख लोगे तो समझ जाओगे। देखो भैया, कर से होने वाली प्राप्तियां यानी जो है डायरेक्ट टैक्सेस
और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो पैसा मिलेगा सरकार को वो राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कंसीडर होगा। और दो चीज ध्यान रखना, क्या कि ये देयता को जन्म नहीं देगी, देयता नहीं बढ़ाएगी सरकार की, और न ही संपत्ति को कम करेगी, संपत्ति को कम करेगी, ठीक है, कम नहीं करेगी। तो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, मान लो आपने जो है इनकम टैक्स सरकार को दिया, तो सरकार क्या आपको वापस देती है क्या? नहीं देती है। आपने जीएसटी दी सरकार को, सरकार आपको वापस देती है क्या? नहीं देती है। तो ये बताओ कि सरकार के ऊपर किसी प्रकार का भार है क्या? नहीं है। देयता का मतलब क्या है? भार। देयता का मतलब क्या हुआ? आंसू के ऊपर, मतलब आंसू ने 100 रुपया प्रभा से लिया, तो आंसू के ऊपर क्या है? 100 रुपए का भार है, देयता है आंसू के ऊपर। तो सरकार को जितना भी पैसा मिलेगा तो सरकार की देयता को जन्म नहीं देगा, अर्थात सरकार को पैसा लौटाना नहीं होगा। तो जैसे डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के तौर पे जो पैसा आप सरकार को देते हो, क्या वापस करती है क्या? नहीं वापस करती है। तो क्या होगी? ये राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत कंसीडर करी जाएगी, नंबर 1। नंबर दूसरा, सरकार के द्वारा वसूला गया जुर्माना। सरकार के द्वारा वसूला गया जुर्माना, वसूला गया जुर्माना। जुर्माना, आंसू जा रही थी किसमें? स्कूटी पे, और लड़कियों का तो अक्सर रहता है कि मुड़ना है राइट, तो वो जलाएंगी, इंडिकेटर जलाएंगी लेफ्ट का। तो इनने ठोक दिया किसी गाड़ी वाले को, तो उसने बुलाया पुलिस, तो पैसा आपको पेनाल्टी लगा दिया, मान लो कि 5,000 रुपया। अब जो 5,000 रुपया जो पेनाल्टी लगी, तो बताओ कि ये पेनाल्टी आपको वापस देगी क्या सरकार? नहीं सर। नहीं सर। तो सरकार के द्वारा जो वसूला गया जुर्माना वो क्या कहलाएगा? वो भी राजस्व प्राप्ति कहलाएगी, क्योंकि सरकार के ऊपर कोई देयता नहीं है, ये सरकार ने आप पे तो जुर्माना लगा दिया है जो कि वापस नहीं करेगी सरकार। तो ये चीज आएगी। अगला, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से प्राप्त होने वाला लाभांश। भाई मान लो कि भेल जो है, गेल, मान लो सरकारी कोई कंपनी है, ऐसे समझो सरकारी क्या है? कोई कंपनी है। तो सरकारी कंपनी के द्वारा जो सरकार को कुछ पैसा लाभ के तौर पे मिलेगा, लाभ के तौर पे मिलेगा, तो क्या वो वापस करेगी क्या किसी को? सरकार नहीं करेगी। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी के द्वारा मिला सरकार को लाभांश, डिविडेंड, लाभांश, सरकार का क्या कहलाएगा? राजस्व प्राप्ति कहलाएगा, रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा, रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा। दिए गए ऋण पर प्राप्त होने वाला ब्याज, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरे मतलब इस वाली सब हेडिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिए गए ऋण पर प्राप्त होने वाला ब्याज, दिए गए ऋण पर प्राप्त होने वाला ब्याज। जरा समझना, इस पॉइंट को मैं समझाता हूं। मान लो कि आंसू को जो है, आंसू ने, यानी सरकार ही लेते हैं उदाहरण, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने जापान को, हमने 100 रुपया उधार दिया, जापान को देने की औकात नहीं है अभी, है ना, तो जापान को 100 रुपया उधार दिया सरकार ने, हमने, हमारी सरकार ने। तो इस 100 रुपया जो जापान सरकार जो ब्याज अदा करेगी, ब्याज अदा करेगी, वो रेवेन्यू रिसीट का हिस्सा है। पहला ये कि आप बताओ कि सरकार की ही ब्याज मिल रही है, तो सरकार उसको वापस करेगी क्या? नहीं। तो मतलब क्या है? ये उसकी लायबिलिटी को कम नहीं कर रहा है। और दूसरा पॉइंट मैंने बोला था कि संपत्ति को भी कम ना करे, अर्थात कि ऐसा नहीं है कि सरकार की जो सरकारी संपत्ति है वो बेच करके सरकार को पैसा दे दो और कह दो कि राजस्व प्राप्ति है, नहीं। तो ये तो सरकार का 100 रुपया क्या था? संपत्ति थी। तो संपत्ति में से संपत्ति वाला हिस्सा अभी भी जापान के पास है, ये नहीं शामिल होगा। जो इंटरेस्ट वाला हिस्सा रेवेन्यू रिसीट के अंतर्गत शामिल होगा, क्योंकि ये तो संपत्ति है। अगर आप सरकार ने जो है, भारत सरकार ने कि ब्याज ले लिया और ये ले लिया, तो बताओ संपत्ति कम हुई कि नहीं हुई? अरे संपत्ति कम हुई,
संपत्ति कम हुई, क्योंकि यहाँ क्या है कि संपत्ति वो पैसा मतलब रेवेन्यू रिसीट के अंतर्गत आएगा जो लाइबिलिटी को ना बढ़ाए और संपत्ति को कम ना करे। तो भाई जो 100 रुपया तो संपत्ति थी, किसी को उधार दिया था, अब आप उसे ले लोगे तो आपकी संपत्ति लेके खर्च कर लोगे तो भाई संपत्ति आपकी कम हुई कि नहीं हुई? ऑब्वियसली कम हुई। तो यहां क्या कहा गया था कि संपत्ति कम नहीं होनी चाहिए। तो ब्याज वाला हिस्सा ये तो आपकी संपत्ति है, पर ब्याज संपत्ति नहीं है, तो ब्याज वाला हिस्सा रेवेन्यू रिसीट का हिस्सा होगा। तो दिए गए ऋण पर प्राप्त होने वाला ब्याज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ना समझ आया तो बताऊंगा दोबारा से, पर प्लीज इसको ध्यान रखना। अगला सुनो, किराए या पट्टे से होने वाली आय। सरकार की कोई जमीन है तो उसने किराए पे दे दी, लीज पे दे दिया, तो किराए या पट्टे से लौटाते हो, सरकार लौटाती है क्या ये पैसा किसी को? नहीं। किराए या पट्टे से होने वाली आय, ये भी राजस्व प्राप्ति का हिस्सा होगा। साथ में जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, परिवहन आदि सुविधाओं पर सेवा प्रयोग शुल्क के तौर पे प्राप्त होने वाली प्राप्तियां। मतलब कि जलापूर्ति, आपको सरकार जो है पानी भिजवाती है तो पैसा आप देते हो। विद्युत आपूर्ति, बिजली देती है तो आप जो है बिल देते हो, बिजली का पानी बिल देते हो। परिवहन, सरकार की आप ट्रेन यूज करते हो तो भी पैसा देते हो, परिवहन। तो इन सुविधाओं पर सेवा प्रयोग शुल्क के तौर पे जो होने वाला पैसा है वो भी राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत जाए। तो राजस्व प्राप्तियों को भी पुनः जो है दोबारा गैर कर और कर, यानी जो है एक गैर कर और कर प्राप्तियों में बांटा जा सकता है, यानी कर और गैर कर। अभी मैं बताऊंगा, पर यहां तक बताओ ये समझ आया कि नहीं? कर से प्राप्त प्राप्तियां, जैसे ये टैक्स कर से प्राप्त प्राप्तियां हैं। गैर कर यानी जैसे कि आपने किराए, मान लो पेनाल्टी लग गई, या फिर जो है सरकार के जो किराए से पैसा मिल रहा है, या विद्युत आपूर्ति जलापूर्ति से पैसा मिल रहा है, ये गैर कर प्राप्त जो है रेवेन्यू रिसीट है। और जो कर से, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो पैसा मिल रहा है वो कर से प्राप्त राजस्व प्राप्ति है। तो राजस्व प्राप्तियों को अगेन जो पैसा कर से प्राप्त हो रहा है, जो पैसा गैर कर से प्राप्त हो रहा है। पर आप ये बताओ कि राजस्व प्राप्ति रेवेन्यू रिसीट समझ आया कि नहीं? यस सर, आया। समझ आ गया। पक्का मैं पूछ लूंगा, नहीं अभी एक बार हाँ सर। यस सर, पूछ लूं सर। गैर कर का बता दीजिए। गैर कर का मतलब कि जैसे कि मान लो कि आप सरकार का ट्रेन यूज कर रहे हो तो सरकार आप पे थोड़ी ना कोई कर, वो तो आप सुविधा शुल्क के तौर पे किराया दे रहे हो, तो ये गैर कर से प्राप्त रेवेन्यू रिसीट है। अब आप सरकार आपसे टैक्स भी तो ले रही है, लेकिन वो भी रेवेन्यू रिसीट है, तो कर से प्राप्त रेवेन्यू रिसीट है। तो जो प्राप्तियां जो राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आई और कर से अलग हो या कर से संबंधित ना हो, वो गैर कर प्राप्त राजस्व प्राप्तियां कहलाएंगी। ठीक। अब बताओ यहां पर अगेन कि अगर कोई पूछे कि राजस्व प्राप्तियां क्या हैं, तो आप कहना है सिंपल सा कि भैया सरकार को मिलने वाला वो सभी रुपया जो सरकार के किसी प्रकार के बर्डन को ना बढ़ाए, लायबिलिटी को ना बढ़ाए, देयता को ना बढ़ाए, और ना ही संपत्ति को बेच करके पैसा बनाया गया हो, अर्थात संपत्ति को कम ना करे। ऐसा नहीं कि सरकार की जो है कुछ कंपनी है, सरकार बेचा और पैसा मिलेगा ही सरकार को, सरकार की कंपनी है, तो वो पैसा राजस्व प्राप्ति में नहीं होगा, क्योंकि संपत्ति को कम कर रहा है ना भाई। सरकार की जो संपत्ति थी, अगर संपत्ति को बेच दोगे तो संपत्ति कम होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी सर, कि नहीं होगी? कम होगी सर। तो फिर ये कहां इसमें कंसीडर किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, है ना? तो अब बताओ, वरना मैं पूछ लूंगा, अगर अभी भी डाउट हो तो पूछ लो, नहीं फिर अगर मैं पूछूंगा तो फिर सोच लेना। सर ये गैर कर वाला सर एक बार से सर टॉपिक बताइए, ये चीज नहीं समझ में आई। चलो देखो सुनो, गैर कर वाला मैंने ये बताया कि राजस्व प्राप्ति तो आप समझ गए। अब राजस्व प्राप्तियां भी दो प्रकार की हैं। एक तो वैसी राजस्व प्राप्तियां जो कर के माध्यम से प्राप्त होती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स। भैया जो इनकम टैक्स वो भी तो राजस्व प्राप्ति है, क्योंकि सरकार पे कोई लायबिलिटी नहीं है और ना ही सरकार कोई संपत्ति को बेच करके वो पैसा आप दे रहे हो सरकार को। सरकार आपको कोई संपत्ति थोड़ी ना बेच रही है, ठीक है? तो ये तो कर से प्राप्त उसका राजस्व कर हो गया, राजस्व प्राप्ति हो गई। उसकी गैर कर राजस्व प्राप्ति कि आप जो है किराए पर उसकी जमीन ली, तो कर थोड़ी ना है कोई, ठीक है? सरकार ने किसी को ऋण दिया था, तो
तो उस पे जो ब्याज आया वो कर थोड़ी ना है। तो ये गैर कर से प्राप्त, यानी जो कर से संबंधित ना हो, कर से प्राप्त जो राजस्व प्राप्ति है, दूसरा गैर कर से प्राप्त राजस्व प्राप्ति है। हाँ सर भैया। मुझे लगता है इसको समझाने में मैं इतना एफर्ट लगा दिया कि मेरी एनर्जी डाउन हो गई। सर आ गया समझ में? नहीं नहीं, आपको नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि मैंने लगता है इसमें ज्यादा एनर्जी लगा दी है ना। चलो जल्दी से पूछो। मुझे लगता है आजकल मैं डाइट में भी चल रहा हूँ अघोषित तौर से, हूँ अकेले तो। और अगर आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं ना तो मानोगे नहीं, मैं जो है ना डेली 1 से 1.5 किलो वो लेता हूँ, मटर लेता हूँ, और उस मटर का प्रयोग मैं सब्जी के लिए नहीं बल्कि वो कच्ची खा लेता हूँ। तो ये अघोषित डाइट हुआ ना। सही है, बहुत अच्छी डाइट हुई है, अघोषित डाइट हुई। खैर बताओ, अब बताओ राजस्व प्राप्तियां। अब मैं पूछ लूं क्वेश्चन, क्वेश्चन तो बनते हैं है ना। तो सबसे पहले मेरी फोटो के नीचे जस्ट डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तो बताओ स्नेहल राजस्व प्राप्तियां। जी सर। राजस्व प्राप्तियां मुझे समझाओ। राजस्व प्राप्तियां सर टैक्स से और इनडायरेक्ट टैक्स, और जैसे कि ये राजस्व प्राप्ति में आएगा, और गैर कर में आएगा, जैसे कि रेल से और इनसे जैसे परिवहन से प्राप्त होता है। देखो बस ठीक है, तो ये सर समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे, पर समझ गया हूँ। ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आंसू आप पर भी, आपके पास आ रहा हूँ, पिंक आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर मुझे साहब बताने दो सर प्लीज। ठीक है पिंक, ठीक है। सर सरकार की वह प्राप्ति हाँ जिसमें सरकार के ऊपर कोई देयता ना हो, हाँ और उसको सरकार को वो भी ना कर, किसी प्रकार की संपत्ति भी कम ना हो। हाँ ठीक है, यानी इसको और आसान करने के लिए कि संपत्ति को बेच करके पैसा ना बनाया गया हो। चलो आंसू आप। राजस्व प्राप्ति सरकार की यह वो प्राप्ति है जिसमें न तो सरकार को लाइबिलिटी देनी होगी या देयता देनी होगी, ना ही उस पर कोई बर्डन होगा, और ना ही उसकी संपत्ति कम होगी, यानी उसे कुछ भी बेचकर उसको किसी को पैसा ना देना पड़े। फॉर एग्जाम्पल ना देना पड़े, नहीं पैसा ना बनाए। हाँ, ना बनाए। इसमें एग्जाम्पल्स होंगे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सरकार के द्वारा वसूले गए जुर्माने, इसके अलावा सरकारी कंपनियां, सरकारी कंपनियों से प्राप्त लाभांश। हाँ लाभांश, हाँ मतलब उनसे मिला हुआ पैसा, रेवेन्यू का पैसा, रेवेन्यू का पैसा, रेवेन्यू का कर के मतलब कर, हाँ कर से प्राप्त, ऐसे बोलना है, कर से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से प्राप्त पैसा। हाँ, और जो हम किराए देते हैं सर, सरकार अगर मतलब जमीन हो या और फिर कोई हो, उस पर जो किराया देते हैं हम, उससे भी कहा जा सकता है। ठीक है, वेरी गुड। चलो विशाल आप भी। सर सरकार की हर वो प्राप्तियां जो सरकार को कोई देता, जिसमें सरकार को कोई देता ना बढ़ानी पड़े, ना बढ़ाए, जिसमें सरकारी कोई देता ना बढ़े और संपत्ति को बेचकर पैसा ना बनाना पड़े। सर जैसे इनके माध्यम है डायरेक्ट टैक्सेस के अनुसार सरकार के द्वारा चलो आपका हॉच पॉच हो रहा है, ठीक है मैं समझ गया कि आपको समझ आ गया, पर जो है हॉच पॉच हो रही है चीजें। चलो मतलब ओवरऑल ये चीजें समझ आ गई, ठीक है। बड़ा सिंपल ध्यान रखना, कोई भी पैसा आ जाए, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे ना। एक नए नए साहब जुड़े हैं, देखें कौन है। नए सर हुमा आई है। अच्छा ओके, ये तो ईद का चांद हो जाती हैं। नहीं सर बाहर गई हुई थी ना आज। हाँ बताए थे आप। चलो तो अब पूंजी प्राप्तियां, देखो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना रेवेन्यू रिसीट के अंतर्गत, कि वो सारा पैसा जो सरकार को मिल रहा है, सरकार के ऊपर कोई बर्डन ना बनाए और सरकार की परिसंपत्ति को बेचकर ना बनाया गया हो पैसा, या सरकार को वो पैसा जो प्राप्त ना हुआ हो जो सरकार की संपत्ति को बेचकर बनाया गया हो, वो पैसा इसमें शामिल नहीं होगा।
उस जो है रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा, जो भी पैसा सरकार को मिलेगा। बस सिंपल ध्यान रखना कि अभी इसमें से मैंने कुछ उदाहरण बताए हैं, 1000 उदाहरण हो सकते हैं, खुद सोचो ना कि बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे तो ये उदाहरण नहीं ध्यान रखना पड़ेगा, उदाहरण खुद बना लोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर ध्यान रहेगा अमोल कि भाई सरकार के ऊपर बर्डन ना दे, सरकार की देयता को ना बढ़ाए और सरकार की परिसंपत्ति को ना कम करे, तो लो हो गया रेवेन्यू रिसीट। अब क्वेश्चन अब आप देखिएगा बजट में यही आएगा कि सरकार की बजट को जब मतलब आप डिटेल में पढ़ोगे ना, अभी तक बजट को पढ़ते रहे होंगे तो टीचर बता के निकल गया राजस्व प्राप्तियां इतने लाख करोड़, आप भी ताक के और अपने रफ में लिख लिया कि राजस्व प्राप्तियां इतने लाख करोड़, उसका भी काम समाप्त, आपका भी काम समाप्त। ऐसे काम नहीं चलता। ठीक है, तो अब बजट जैसे ही बताएगा तो आप समझ जाओगे कि अच्छा सरकार को इस जगह से पैसा प्राप्त हुआ होगा, ये तभी रेवेन्यू रिसीट है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम कैपिटल रिसीट यानी पूंजी प्राप्तियां। 2 प्राप्तियां बताई थी ना, तो ये तो हमने देख लिया। अब पूंजीगत प्राप्तियां देखो। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर मैं अभी भी ऑन द वे हूँ, आपने मुझे कल की वीडियो की लिंक नहीं सेंड की थी क्लास को, वो जो लेट ज्वाइन हुआ था। लेट ज्वाइन कौन सा सब्जेक्ट बताओ? कल का वो 7 बजे वाली क्लास की भी थी और वो 9 बजे वाली भी, क्योंकि 7 मेरा बजे वाली नेटवर्क क्लास में सुनो 7 बजे वाली क्लास जो है मैं आपको जो है सिंगल में भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि वो क्लास दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई थी और वो पोर्टल में भी अपलोड आपने बताया था रिकॉर्ड नहीं हुई थी। जी जी हाँ, तो पोर्टल में भी अपलोड करना है। बाकी 9 बजे वाली का क्लास वो कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। और चलो यहाँ देखिए आप, ठीक है चलो। हाँ आज का भी सर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि रीजन ये है कि मैं अभी भी ऑन द वे हूँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम रहेगा। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। चलो अभी अगर सुन सकते हो तो इसे सुनो, नहीं फिर कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है, पूंजी प्राप्ति। जी जी सर, मैं जब पूंजी प्राप्तियां सरकार की ऐसी प्राप्तियां हैं जो सरकार के ऊपर किसी प्रकार की देयता को जन्म दें, सरकार की देयता को बढ़ाएं, देयता को जन्म दें, ये देयता को जन्म दें, अथवा सरकार की संपत्ति में से कमी उत्पन्न हो या कमी करें, तो सरकार की परिसंपत्ति एसेट्स कम हो, तो जो सरकार जो है अगर एसेट्स कम होती है, मतलब कोई संपत्ति सरकार बेच के जो पैसा बनाएगी या फिर सरकार उधार लेगी, जितना भी पैसा मिलेगा तो उस पैसे को पूंजी प्राप्तियां कैपिटल रिसीट कहेंगे। क्या कहेंगे? कैपिटल रिसीट कहेंगे। उदाहरण के तौर पे देखो तो और आसानी से समझ पाओगे। किसी भी प्रारूप में लिया गया ऋण, हमने आईएमएफ से पैसा ले लिया, मान लो कि हमने आईएमएफ से 100 CR ले लिया, हमने वर्ल्ड बैंक से 100 CR लिया, तो ये बताओ कि ये पैसा जो है वापस भी तो करना पड़ेगा। तो हमने उधार लिया है, तो ये बताओ देयता को बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? देयता को बढ़ाया, भार को बढ़ाया, है ना। सरकारी कंपनियों में विनिवेश के जरिए शेयरों की बिक्री में होने वाली प्राप्तियां, अगेन सुनना कि सरकारी कंपनियों में विनिवेश क्या है? विनिवेश क्या है, कोई बच्चा बता सकता है? सर जैसे LIC या फिर एयर इंडिया, ये सर विनिवेश करना मतलब विनिवेश टाइम के लिए लीज पे देना। में समझ लो कि सरकार अपनी कंपनी का या अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा बेच दे किसी को, ठीक है, तो बेच देगा तो कोई निवेश करेगा, तो विनिवेश है। तो सरकारी कंपनियों में विनिवेश के जरिए शेयरों की बिक्री से होने वाली प्राप्तियां, सरकार ने अपनी जो सरकारी कंपनी थी उसको कुछ बेच दिया। मान लो सरकार की कंपनी ए है, ये 100 शेयर हैं, तो सरकार ने 10 शेयर बेच दिए, और मान लो एक शेयर की कीमत 10 रुपया है, तो 10 शेयर बेच दिए तो सरकार को तो 90 शेयर मात्र बचे। अब सरकार को जो 10 शेयर बेचे तो सरकार को 100 रुपया तो मिल गया ना, तो भाई सरकार ने अपनी कंपनी का 10% हिस्सा बेचा ना, तो बताओ सरकार की जो सरकार को पैसा मिला तो सरकार की परिसंपत्ति भी तो कम हुई, क्योंकि अपनी कंपनी का सरकार ने 10% हिस्सा बेच दिया। तो सरकारी कंपनियों में जो विनिवेश के माध्यम से जो शेयरों की बिक्री होगी, जो सरकार को पैसा मिलेगा, वो क्या होगा? पूंजी प्राप्ति होगी।
सरकारी कंपनियों के निजीकरण से, प्राइवेटाइजेशन से जो पैसा मिलेगा। सरकार की कंपनी थी, नहीं चला पा रही थी, पिंक को बेच दिया, तो पिंक ने सरकार को पैसा दिया, तो जो पैसा देंगे तो क्या होगा कि वो सरकार की क्या है, सरकार की परिसंपत्ति कम तो हुई, मिला पैसा जरूर मिला, लेकिन उनने अपनी संपत्ति को बेच करके क्या किया, सरकार ने पैसा बनाया। दिए गए मूलधन की वापसी, प्लीज फोकस दिस पॉइंट, ठीक है, लिख लेना, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूं तो लिख नहीं रहा हूं। तो दिए गए, यहां पर मैंने क्या बोला कि दिए गए ऋण पे मूलधन की वापसी, मतलब उस बार क्या था, ब्याज वाला हिस्सा रेवेन्यू रिसीट का हिस्सा है, पर आपने जापान को 100 रुपया दिया और आपने 100 रुपया ले लिया, तो पैसा तो मिला पर आपकी परिसंपत्ति कम हुई भाई, हो गई ना परिसंपत्ति कम, क्योंकि मूलधन था आपका, एसेट था एक तरीके से। ऐसे समझो ना कि अमोल ने 100 रुपया दिया था किसी को, तो अमोल की तो परिसंपत्ति थी, लेकिन अमोल ने उसे पैसा लेके और खर्चा कर दिया, तो अमोल की परिसंपत्ति तो कम हो गई ना। तो सरकार ने जापान को 100 रुपया दिया, सरकार ने वापस ले लिया, सरकार को पैसा तो मिल गया, लेकिन वो कौन सी रिसीट है, वो कैपिटल रिसीट है, ठीक है, क्योंकि परिसंपत्ति को कम किया। अगला है कि भाई भूमि, भवन या अन्य किसी संपत्ति को अगर सरकार, कोई भी परिसंपत्ति को सरकार बेच करके पैसा बनाए, तो वो भी पैसा पूंजी प्राप्तियों में आएगा, वो भी पैसा क्या है, पूंजी प्राप्तियों में आएगा। तो अब इसका भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि वो सभी प्राप्तियां जो सरकार के ऊपर देयता को बढ़ाए और परिसंपत्ति को कम करके या फिर बेच करके जो पैसा बनाया जाए, वो सभी प्राप्तियों को पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसीट कहेंगे, ठीक है। सर राजस्व प्राप्तियां के जस्ट विपरीत है ये, रिपीट कर दूंगा, हाँ बोलिए। सर राजस्व प्राप्तियां के जस्ट विपरीत वाली कंडीशन है ये। हाँ, विपरीत वाली कंडीशन है, पर ऐसे विपरीत और ऐसे मत याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट से ध्यान रखिएगा। हाँ कॉन्सेप्ट सर उसके बिल्कुल अपोजिट। कोई और बोल रहा था रिपीट करने को, कौन बोल रहे थे, अमोल? यस सर, मैं। स्नेहल, पूरा रिपीट करना है? विशाल सर। अच्छा विशाल, कि पूरा रिपीट करना है? नहीं सर, आपने जो ये बताया ना अपने शॉर्ट में, इसको कैसे बताना है शॉर्ट में? अच्छा ओके, हाँ देखो सरकार की वो हर प्राप्ति जो सरकार के किसी परिसंपत्ति को बेच करके बनाई गई हो, या सरकार को मिला वो सारा पैसा जो सरकार की किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति को बेच करके लिया गया हो, बनाया गया हो, या सरकार किसी से ऋण लेके रखी हो, तो सरकार को पैसा तो एटलीस्ट मिलेगा, लेकिन सरकार के ऊपर बर्डन को जन्म देगा और परिसंपत्ति को कम करेगा, तो वो सारा पैसा पूंजी प्राप्ति के अंतर्गत आएगा, ठीक है विशाल? यस सर, ठीक है सर। अरे डर के मत कहो, अगर आया है तो बोलो और नहीं आया तो नहीं सर, आ गया सर, आ गया। पक्का? यस सर। चलो आंसू, आंसू आपने हैंड रेज किया है? नहीं सर, वो पहले क्या था आंसर देते, वो अभी मतलब गया नहीं वो। चलो तो डाउन कर लो फिर। ओके सर। तो आ गया यहां तक? हाँ सर। अब आज जो है मतलब हमने प्राप्तियां पढ़ ली, अब व्यय भी पढ़ना है। वापस हम पिछली स्लाइड में चलते हैं। मैंने बताया था एक राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, प्राप्तियां भी 2 प्रकार की हैं और व्यय भी 2 प्रकार के हैं। तो एक राजस्व व्यय है और एक पूंजीगत व्यय है, और इसको भी समझाने के लिए करीब वही हमें 45 से 50 मिनट चाहिए। तो आज की क्लास में तो ये संभव नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। पिछले 2 चैप्टर करवाए थे, उनका टेस्ट मिल गया सर? हाँ, ये संडे आने वाला है तो उनका टेस्ट ले लूंगा। हाँ सर, लो ना। हाँ टेस्ट जो है ये संडे आने वाला है तो जो है टेस्ट ले लूंगा। सर हिस्ट्री? हिस्ट्री में सर कल आ जाएंगे संभवतः, तो कल से चालू होगा। और क्वेश्चन दिला दीजिए सर, उसके मेन। आज मैं बोलता हूँ कुछ भी, आज मैं जो है ना सर मैंने आपको कॉपी भी सर सेंड की थी, वो भी आपने नहीं चेक करके उसका रिव्यू बताया मुझे। एक काम करता हूँ, क्वेश्चन में जो है ना अपलाइन पे रहना। हाँ सर। क्वेश्चन सर पॉलिटी का भी टेस्ट लेंगे आप 1-2 दिन में?
हाँ पॉलिटी का टेस्ट लेंगे, पर आज आपने बहुत महत्वपूर्ण क्लास छोड़ दी, इतनी महत्वपूर्ण कि शायद वो आप क्लास में टीचर तो नहीं पढ़ाएंगे, मुझे पता है वो चीज, ऐसा नहीं है, उन्हें आता है, पर जो है ना, देखो आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो एक्सपीरियंस टीचर है। एक्सपीरियंस का मतलब समझ रहे हो? एक्सपीरियंस का मतलब जो है वो अपने पुराने टाइम के टीचर हैं, उनके टाइम में सिलेबस अलग था और मेरे टाइम का सिलेबस जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। और वो जो है जब पढ़ा रहे होते हैं तो आपके साथ क्लास में नहीं बैठे होते हैं, वो वन वे डिलीवरी देते हैं। पर मुझे लगता है, मुझे क्यों ऐसा लग जाता है कि जब आप लोग बोलते हो टीचर को वहां फर्क नहीं, ऑफलाइन में ऑनलाइन में फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे धीमे से बोलो या बहुत तेजी से बोलो, पढ़ाएगा और निकल जाएगा। पर आप जब धीमे से बोलते हो ना, मरे मरे, तो हमें लगता है कुछ गड़बड़ है, तब हम दोबारा रिपीट कर देते हैं, चाहे कहो चाहे ना कहो। सर ये असली गुरु की पहचान है कि वो महसूस कर लेते। अच्छा हाँ। तो इस वजह से जो है ना हम दोबारा रिपीट कर देते हैं, हमें लग जाता है कि कहीं तो गड़बड़ी हो रही है, और ठीक है कम से कम एक फील तो हो जाता है। तो इस वजह से जो है ना, और वो मैं जो है हमारा आर्टिकल 1 to 4 यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी 3 दिन का चैप्टर है, 3 घंटे का। सर कल वाली शेयर कर दो प्लीज, कल से मैं पक्का लूंगी, आज कैसे भी आज चाहे जो मैं मैं वॉशरूम में बैठ के लूं। देखो रिकॉर्ड की थी ना, शायद रिकॉर्ड की थी, तो मैं कर दूंगा क्लास। एक शेयर कर दो सर, कल से मैं वॉशरूम में जाके बैठ जाऊंगी उस टाइम में। क्योंकि जो अनुच्छेद 1 से 4 वो महत्वपूर्ण है ही नहीं है। नव यूपीएससी उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है, वो इंटरेस्टेड कहाँ है? अनुसूची 5 में, अनुसूची 6 में, और उठा के देखिएगा जितना भी क्वेश्चन पार्ट 1 से आया होगा, भाग 1 से, वो अनुसूची 5-6 से पूछा है। वो अनुच्छेद, यूपीएससी अनुच्छेद से क्वेश्चन नहीं पूछता है, रेयर कभी पूछा होगा या रेयर पूछ ले कि फला अनुच्छेद इससे संबंधित है, ठीक है, बाकी उसको इंटरेस्ट नहीं हो, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अगर देखो एक चीज और, बहुत सारे बच्चे की सर मुझे अनुच्छेद याद नहीं हो रहे हैं, याद करना भी नहीं है, और अनुच्छेद याद करके क्या भी करोगे, वकील तो बनना नहीं है, और वकील अनुच्छेद याद करके वकील नहीं बना जाता, उनके लिए जो है वो सेक्शन याद किए जाते हैं, धाराएं, ठीक है। तो अभी इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान भी ना रहे बिल्कुल भी अनुच्छेद, वो अपने आप याद हो जाएंगे जब पढ़ोगे, ठीक है, कि समानता का अधिकार, या फिर जो है अस्पृश्यता, जैसे मुझे याद है 17 अस्पृश्यता, जीवन का अधिकार, 21 अभिव्यक्ति, 19 सभी, लगभग सभी को तो आप जब 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ोगे ना, अपने आप याद हो जाते हैं, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर अनुच्छेद से क्वेश्चन नहीं आता है, अनुच्छेद एक माध्यम है पॉलिटी को समझने के लिए, ठीक है। और इसी वजह से मैंने जो है, मुझे लगता है प्रस्तावना मैंने 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ाई है करीब, मात्र प्रस्तावना। और प्रस्तावना में मैंने यही मात्र जो है कि उसका मीन नहीं बता दिया, बल्कि आपको एक थोड़ा सा वाइड डिस्कशन किया है कि आखिर जो है भारत की जो क्या बोलते हैं, जो लोक प्रभुता है, जो भारत की सत्ता का स्रोत है, लोक प्रभुता है, तो केसी वेयर क्यों कहते हैं कि लोक प्रभुता भ्रम है, उसके पीछे का लॉजिक बताया। और फिर मैंने काउंटर भी किया कि आखिर लोक प्रभुता भ्रम नहीं है, वो भी मैंने बताया, ठीक है। और उससे संबंधित क्वेश्चन दिए जो रिसेंट टॉपिक है। अच्छा आपको क्या बोलते हैं कि प्रभा, आपको क्वेश्चन चाहिए है ना? क्वेश्चन मिल गए हैं, मैं क्वेश्चन, हाँ सर, ठीक है सर ये हिस्ट्री के है ना? अरे हिस्ट्री के ही है, ठीक है सर। अब मैं ढूंढ रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। चलो, सल्तनत, मुगल और आरंभिक सर एक उसके लिए भी बोला था सर, रीचा मैम की सर जो क्लास की वो पीडीएफ है सर, वो दिलाने के लिए सर, मुझे ऐप पे तो मिल ही नहीं रही है। ऐप पर पीडीएफ क्लास की कौन सी? हाँ अरे सर जो मैम वो टेस्ट सीरीज चला रही हैं एनसीईआरटी वाली पॉलिटी की। अच्छा ठीक है, उन्हें बोलना, मैं ही बोल दूंगा कि वो जो है आपको उसमें भेज दिया करें, ठीक है, ग्रुप में डाल दिया आप करें, बोल दीजिएगा सर प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है सर। अच्छा प्रभा, मैं जो है सुबह भेज दूं तो चल जाएगा? ठीक है सर। सर हाँ कोई नहीं सर, मॉर्निंग में भेज दीजिएगा, हाँ, मतलब एक कल बार भेज याद दीजिएगा दिलवा ये। देना। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू किसी को सर। भैया कुछ पूछना है? नहीं। अच्छा पक्का? यस सर। क्या क्या नाम है, 1 मिनट रुक जाओ जरा। अमोल कुछ पूछना है, ममता, विनीत बड़े दिनों बाद दर्शन हुए हैं। सर आज की क्लास रिकॉर्डेड क्लास सेंड कर देना। आज हाँ मैं अटेंड नहीं। विनीत कहाँ चले जाते हो भाई? कहीं नहीं सर।
तुम्हारी याद इतनी आई कि तुम्हारी याद के बिन मैं जी ना पाया, इतनी याद आई फिर भी तुम आ ना पाए। आ गया ना याद सर। आया करो। मुझे सीमा पार की इतनी याद नहीं आती जितनी याद तुम्हारी आती है, और तुम तो रहे कि क्लास ही नहीं आते हो। नहीं आ गया सर। चलो अब आगे से ध्यान रखना, ठीक जी है, सर। कि हमारी तन्हाइयां और ना बढ़ें। यस सर। ठीक है, बिल्कुल। चलो ठीक है, तो फिर बाय बाय। वैसे भी गुड नाइट तुम्हारी सर। हमारे हिस्से की तो तन्हाइयां हम ही को झेलनी पड़ेगी, और तुम तो अपनी तन्हाइयां, तो तुम्हारा तो ब्याह भी हो गया है वैसे ही, है ना। हाँ तो जी सर। तुम्हें तो गुड नाइट। कहाँ, अभाव में तो हमें जीना पड़ रहा है ना। आप भी करवा लो तो सर। अरे यार, इसके लिए जो है ना, मोदी सरकार हाँ। से झगड़ा करना पड़ेगा। क्यों? वो मत पूछो, कभी डिटेल में बताएंगे। पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, जी सर। यस सर। हाँ चलो ठीक है, बाय बाय। ओके सर, जय हिंद सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सभी को। गुड नाइट सर। गुड नाइट।